नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास गो वेब ऐप ब्लूप्रिंट्स नाम की एक किताब का एक अध्याय है। तो चलिए एक काल्पनिक मिशन पर चलते हैं। मान लीजिए कि हमें स्क्रैच से मतलब बिल्कुल शुरुआत से एक नया ई कॉमर्स वेब ऐप बनाना है। हमारा ये स्रोत बताता है कि गो प्रोग्रामिंग भाषा इसके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों गो में ऐसा क्या खास है और इससे भी ज़रूरी बात, हम एक ऐसा ऐप कैसे बनाएं जो सिर्फ आज चले ही नहीं बल्कि 1 साल बाद भी उसे मेंटेन करना आसान हो। ये एक बेहतरीन नजरिया है क्योंकि गो की कहानी सिर्फ स्पीड से कहीं ज्यादा है। हाँ, ये गूगल की बनाई हुई एक कंपाइल्ड भाषा है और बहुत बहुत तेज है, लेकिन इसकी असली ताकत इसके टूल्स में छिपी है। जैसे इसकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में एक बिल्ट इन HTTP सर्वर है। अच्छा। इसका मतलब ये है कि आप बिना किसी बाहरी तामझाम के कुछ ही मिनटों में एक वेब सर्वर चला सकते हैं। मतलब कोई और लाइब्रेरी या पैकेज नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। ये किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने की स्पीड को बहुत तेज कर देता है। और इस अध्याय में गो रूटीन्स और चैनल्स का भी जिक्र है। ये शब्द सुनने में तो बहुत तकनीकी लगते हैं, लेकिन हमारे ई कॉमर्स ऐप के लिए इनका क्या मतलब है? बिल्कुल, इसे ऐसे समझते हैं, कल्पना कीजिए कि आपका ई कॉमर्स ऐप लॉन्च हो गया है और एक बड़ी सेल चल रही है। हजारों लोग एक ही समय में प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, कार्ट में सामान डाल रहे हैं और पेमेंट कर रहे हैं। हाँ, एक साथ। तो अगर आपका सर्वर एक रेस्टोरेंट का वेटर है, तो ज्यादातर भाषाओं में वो एक बार में एक या कुछ ही टेबल संभाल सकता है। लेकिन गो के गो रूटीन्स वो हजारों छोटे सुपर एफिशिएंट वेटर्स की तरह हैं। अच्छा। ये एक साथ हजारों रिक्वेस्ट्स को बिना धीमा हुए हैंडल कर सकते हैं। यही वो कॉन्करेंसी मॉडल है जो गो को हाई ट्रैफिक ऐप्स के लिए एक रॉकस्टार बनाता है। ठीक है, तो हमने अपने ई कॉमर्स ऐप के लिए गो को चुन लिया है क्योंकि ये तेज है और एक साथ कई यूजर्स को संभाल सकता है। अब अगला कदम क्या है? स्रोत में जिन, बीगो, फाइबर जैसे कई वेब फ्रेमवर्क्स की लिस्ट है। ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। एक डेवलपर कैसे तय करेगा कि कौन सा चुनना है? क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत पसंद है? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या बना रहे हैं। इसे ऐसे देखिए, जिन एक रेसिंग कार के चेसी की तरह है। चेसीज? हाँ, ये आपको एक बहुत ही हल्का, तेज और मिनिमल ढांचा देता है और फिर आप बाकी सब कुछ अपनी जरूरत के हिसाब से बनाते हैं। अगर आप सिर्फ एक API बना रहे हैं तो जिन बेहतरीन है। दूसरी ओर बीगो एक ऑल इन वन पैकेज की तरह है, जैसे एक पूरी तरह से फर्निश्ड कार। अच्छा, जिसमें सब कुछ पहले से है। बिल्कुल, इसमें ORM यानी ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग और दूसरे टूल्स पहले से ही शामिल होते हैं। एक मिनट, ORM क्या है? अच्छा सवाल है। ORM एक ट्रांसलेटर की तरह है जो आपके गो कोड और डेटाबेस के बीच बात करता है। ओके। आपको सीधे SQL क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस अपने गो ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करते हैं और ORM बाकी सब संभाल लेता है। तो अगर आप एक बड़ा पारंपरिक वेब एप्लीकेशन जल्दी से शुरू करना चाहते हैं, तो बीगो जैसा फ्रेमवर्क आपका काफी समय बचा सकता है। दिलचस्प। मुझे इस स्रोत में फाइबर के बारे में एक बात ने चौंकाया। इसमें लिखा है कि यह प्रति सेकंड 100,000 लेनदेन को संभाल सकता है। क्या ये सिर्फ एक मार्केटिंग नंबर है या यह असल में इतना शक्तिशाली है? हाँ, वो नंबर प्रभावशाली है, लेकिन उसे सही संदर्भ में देखना जरूरी है। वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किए गए बेंचमार्क टेस्ट का नतीजा है। मतलब लैब ने? हाँ, असल दुनिया में आपके ऐप की परफॉर्मेंस कई चीज़ों पर निर्भर करेगी, जैसे आपका डेटाबेस कितना तेज है, आपका नेटवर्क कैसा है और आपका कोड कितना एफिशिएंट है। तो हाँ, फाइबर बहुत तेज है, लेकिन वो नंबर एक आदर्श स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, रोजमर्रा की हकीकत का नहीं। मुद्दा यह है कि गो इकोसिस्टम में हर जरूरत के लिए एक टूल मौजूद है। ठीक है, तो हमने एक फ्रेमवर्क भी चुन लिया। अब स्रोत स्केलेबल और मेंटेनेबल ऐप बनाने पर बहुत जोर देता है। ये ऐसे शब्द हैं जो हर डेवलपर सुनता है, लेकिन हमारे ई कॉमर्स ऐप के लिए इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब है भविष्य के लिए योजना बनाना। स्केलेबल का मतलब है कि जब आपके 100 यूजर्स से 1 लाख यूजर्स हो जाएं, तो आपका ऐप क्रैश ना हो। और गो की कंकरेंसी इसमें मदद करती है। बिल्कुल। और मेंटेनेबल का मतलब है कि जब आप 6 महीने बाद अपने कोड को देखें, तो आपको समझ आए कि आपने क्या लिखा था और कोई नया डेवलपर भी उसे आसानी से बदल सके। यहीं पर गो की स्टैटिक टाइपिंग काम आती है। स्टैटिक टाइपिंग को थोड़ा और सरल भाषा में समझा सकते हैं? जरूर। इसका मतलब है कि आप कोड लिखते समय ही कंपाइलर को बता देते हैं कि कोई वेरिएबल एक नंबर है या टेक्स्ट या कुछ और। अच्छा। अगर आप गलती से किसी नंबर में टेक्स्ट जोड़ने की कोशिश करते हैं,
तो आपका कोड चलेगा ही नहीं। ओके। कंपाइलर आपको पहले ही बता देगा कि यहाँ गड़बड़ है। ये आपको रन टाइम पर होने वाली अजीब गलतियों से बचाता है। ये एक ऐसा सेफ्टी नेट है जो आपके कोड को ज्यादा भरोसेमंद बनाता है। स्रोत में सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल यानी SRP का भी जिक्र है। सुनने में तो ये अच्छा लगता है कि हर चीज का बस एक ही काम हो, लेकिन क्या इससे बहुत सारी छोटी छोटी फाइलें नहीं बन जाती? क्या ये असल में एक प्रोजेक्ट को और ज्यादा जटिल नहीं बना देता? ये एक बहुत आम चिंता है और इसका एक खतरा भी है, लेकिन इसका सही संतुलन खोजना ही कुंजी है। इसे अपने किचन को व्यवस्थित करने जैसा समझें। आप चम्मच, कांटे और चाकू सब एक ही बड़े दराज में नहीं फेंक देते हैं, है ना? आप उन्हें अलग अलग रखते हैं ताकि जब आपको चाकू चाहिए हो तो आप सीधे वहीं जाएं। SRP भी यही करता है। ये आपके कोड को छोटे लॉजिकल टुकड़ों में बांटता है। जब कोई बग आता है तो आपको पता होता है कि उसे ठीक करने के लिए कोड के किस हिस्से में देखना है, बजाय इसके कि आप पूरे सिस्टम में खोजते रहें। बिल्कुल। शुरुआत में ये थोड़ा ज्यादा काम लग सकता है, लेकिन लंबे समय में ये आपका बहुत समय और सिरदर्द बचाता है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन गो के साथ काम करना इतना आसान भी नहीं होगा। मुझे एक बात बड़ी अजीब लगी। स्रोत में लिखा है कि गो की सबसे बड़ी ताकत यानी इसकी कंकरेंसी इसकी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक भी है। ये तो विरोधाभासी लगता है। ये कैसे काम करता है? हाँ, ये एक दोधारी तलवार है। वो कहते ना, शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। कल्पना कीजिए कि हमारे ई-कॉमर्स ऐप में 2 गो रूटीन यानी 2 वेटर एक ही समय में एक कस्टमर के बैंक खाते की शेष राशि को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक उसे 100 रुपए से बढ़ा रहा है, दूसरा 50 रुपए से। ओके। अगर आप सावधान नहीं हैं तो वे एक दूसरे के काम को ओवरराइड कर सकते हैं और हो सकता है कि अंतिम शेष राशि गलत हो। ओहो। इसे रेस कंडीशन कहते हैं। इसे डीबग करना एक दुस्वप्न हो सकता है। गो आपको चैनल्स जैसे शक्तिशाली उपकरण देता है ताकि आप इन वेटर्स के बीच समन्वय बना सकें, लेकिन आपको ये जानना होगा कि उनका सही तरीके से उपयोग कैसे करें। ये एक शक्तिशाली स्पोर्ट्स कार चलाने जैसा है। आपको इसे संभालने का हुनर आना चाहिए। ठीक है, अब उस हिस्से पर आते हैं जो मुझे सबसे दिलचस्प लगा, डिजाइन और आर्किटेक्चर। स्रोत सॉलिड सिद्धांतों और क्लीन आर्किटेक्चर और हेक्सागोनल आर्किटेक्चर जैसी चीजों की बात करता है। ईमानदारी से कहूं तो ये सब बहुत एकेडमिक और भारी भरकम लगता है। हमारे ई-कॉमर्स ऐप पर काम करने वाले एक सामान्य डेवलपर को इन सिद्धांतों की परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये सिद्धांत सिर्फ अकादमिक नियम नहीं है, ये भविष्य के सिरदर्द से बचाने वाली बीमा पॉलिसी है। ये आपको ऐसा कोड लिखने में मदद करते हैं जिसे बदलना और बढ़ाना आसान हो। उदाहरण के लिए सॉलिड का S, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, जिसकी हमने अभी बात की। हाँ। ये सिद्धांत आपको एक मजबूत नींव बनाने में मदद करते हैं। और ये क्लीन और हेक्सागोनल आर्किटेक्चर क्या है? इन दोनों फैंसी नामों के पीछे एक ही सरल लक्ष्य है, चीजों को अलग अलग रखना। अलग अलग रखना। हाँ, जिसे सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स कहते हैं। सोचिए कि आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं। आप नहीं चाहेंगे कि आपका शेफ, जो आपके ऐप का कोर बिजनेस लॉजिक है, वो ग्राहकों से ऑर्डर लेने या बिल बनाने के बारे में चिंता करें, जो आपका यूजर इंटरफेस और बाहरी सिस्टम है। सही बात है। हर किसी का अपना एक काम होता है और वे एक दूसरे के काम में दखल नहीं देते। यही आर्किटेक्चर आपके कोड के साथ करते हैं। वे आपके बिजनेस लॉजिक को बाहरी दुनिया जैसे डेटाबेस, UI फ्रेमवर्क या किसी तीसरे पक्ष की API से बचाकर रखते हैं। तो क्या आप हेक्सागोनल आर्किटेक्चर का कोई ठोस उदाहरण दे सकते हैं? स्रोत में इसे पोर्ट्स और एडेप्टर्स भी कहा गया है। बिल्कुल, इसे अपने घर के इलेक्ट्रिकल सिस्टम की तरह समझे। ओके। आपके घर के अंदर की वायरिंग, जो आपके ऐप का कोर है, वो दीवार पर लगे मानक आउटलेट्स पर समाप्त होती हैं। ये पोर्ट्स हैं। ठीक है। अब आप उस आउटलेट में कुछ भी प्लग कर सकते हैं। एक टोस्टर, एक लैपटॉप चार्जर, एक लैंप, ये एडेप्टर हैं। अच्छा, तो लैंप एक एडेप्टर हुआ? हाँ, अगर आपका लैंप खराब हो जाता है तो आप उसे बदल कर एक नया ले आते हैं। आपको लैंप बदलने के लिए घर की पूरी वायरिंग फिर से करने की जरूरत नहीं है। सही है। हेक्सागोनल आर्किटेक्चर भी यही करता है। ये सुनिश्चित करता है कि अगर आपको कल अपना डेटाबेस MySQL से बदलकर PostgreSQL करना पड़े या अपना UI फ्रेमवर्क बदलना पड़े, बिल्कुल, तो आपको अपना पूरा कोर बिजनेस लॉजिक फिर से न लिखना पड़े। आप बस एक नया एडेप्टर प्लग इन करते हैं। वाह, ये एक बेहतरीन सादृश्य है। ये वास्तव में चीजों को स्पष्ट करता है। मुझे याद है, मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था जहां हमने इस सिद्धांत का पालन नहीं किया था। सब कुछ एक दूसरे से कसकर जुड़ा हुआ था, जैसे तारों का एक उलझा हुआ गुच्छा। ओहो। जब हमें डेटाबेस बदलना पड़ा तो ये एक आपदा थी। हमें लगभग आधा कोड फिर से लिखना पड़ा था। तभी मैंने पोर्ट्स और एडेप्टर का असली मूल्य सीखा था, वो भी मुश्किल तरीके से।
तो इन सभी बातों का क्या मतलब है? हमने गो को उसकी स्पीड और कॉन्करेंसी के लिए चुनने से शुरुआत की, फिर जिन और बीगो जैसे फ्रेमवर्क्स के बीच के अंतर को समझा, और आखिर में हमने सॉलिड और हेक्सागोनल आर्किटेक्चर जैसे डिजाइन सिद्धांतों के पीछे के क्यों को समझा, ताकि हमारा ऐप भविष्य में भी मजबूत बना रहे। बिल्कुल। अंत में ये सब एक ऐसा एप्लीकेशन बनाने के बारे में है जो न केवल आज काम करता है, बल्कि जिसे भविष्य में बदलना और बढ़ाना भी संभव हो। ये स्रोत हमें उपकरण और ब्लूप्रिंट देता है, लेकिन ये एक अंतिम विचार भी छोड़ता है जिस पर मनन किया जा सकता है। हर डेवलपर को खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या मेरा एप्लीकेशन इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि कल मैं इसके एक बड़े हिस्से को, जैसे पूरे डेटाबेस को या यूआई फ्रेमवर्क को, उखाड़कर उसकी जगह कुछ नया लगा सकूं और एप्लीकेशन के कोर को इसका पता भी ना चले? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, असली चुनौती उस स्तर की स्वतंत्रता और लचीलापन हासिल करने में है। अगर कोई ऐसा कर पाता है तो उसने वास्तव में एक मजबूत सिस्टम बनाया है।